नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास पर लगाया सिंदूर का पौधा। नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का बताया सशक्त प्रतीक। दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी दिखाई हरी झंडी। एनडीए सरकार में बीते 11 साल के सुशासन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर विचार किए साझा। कहा, सेवा और गरीब कल्याण को समर्पित रहा सरकार का हर कदम। 11 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएगी मोदी सरकार। 9 जून से देश भर में केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी 11 सालों के कामकाज का करेंगे लेखा जोखा पेश। बेंगलुरु भगदड़ मामला पहुंचा कर्नाटक हाईकोर्ट। भाजपा ने हादसे के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का मांगा इस्तीफा। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली नरसिम्हाचलम उर्फ गौतम उर्फ सुधाकर को किया ढेर। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। एक और कार्यक्रम के अंतर्गत पीएम ने अरावली पर्वतमाला के फिर से वनीकरण के प्रयास को रेखांकित करते हुए पौधारोपण किया। पीएम ने दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो पौधा लगा रहे हैं बेहद खास है। ये सिंदूर का पौधा पीएम को पिछले दिनों गुजरात दौरे के दौरान भेंट किया गया था। 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं बहनों ने पीएम को इसे भेंट किया था। पीएम ने अपने आवास पर यह पौधा इस विश्वास के साथ लगाया है कि ये देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा। पीएम विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली उद्यान गए और पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। पीएम ने इसे अरावली पर्वतमाला के फिर से वनीकरण के प्रयास अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का भी हिस्सा बताया। पीएम ने अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि इसके लिए पारंपरिक पौधारोपण विधियों के साथ ही नई तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही पौधारोपण गतिविधियों की जियो टैगिंग और निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी। पीएम ने युवाओं से इस अभियान में बढ़ चढ़कर जुड़ने को कहा। पर्यावरण से जुड़ी एक और पहल के अंतर्गत पीएम ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली सरकार की ये पहल सतत विकास और हरित शहरी परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे पहले पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। पीएम ने विश्व पर्यावरण दिवस पर धरती की रक्षा करने और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों पर नियंत्रण के लिए प्रयास मजबूत करने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बीते 11 वर्ष में ठोस प्रयास करते रहे हैं। इन प्रयासों को देश ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी जबरदस्त सराहना मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस को बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आज नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की। यह अभियान स्कूलों के नेतृत्व में सतत भविष्य की एक पहल है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान पर तैयार किए गए मॉड्यूल्स को लॉन्च किया। साथ ही इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के वेब पोर्टल का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत देश भर के स्कूलों में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। पिछले साल मेरे को बताया गया शिक्षण संस्थानों की पहल से लगभग 5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए। इस बार और पिछले बार देश में 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए। उनमें से 5% एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रही, विशेष करके स्कूल एजुकेशन की रही। इस बार मित्रों लक्ष्य देश भर में बड़ा हो, लेकिन स्कूल डिपार्टमेंट 10 करोड़ पेड़ लगाने के लिए मुहिम लिया है। मैं आपको शुभेच्छा देता हूं। और आइए अब देखते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उससे जुड़ी कुछ अहम खबरें। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते एक दशक से ज्यादा सरकार ने गरीब कल्याण की दिशा में बेहद प्रतिबद्धता से काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन शैली में व्यापक सुधार आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए एनडीए सरकार में बीते 11 साल में गरीब कल्याण की तस्वीर को सामने रखा है। पीएम ने लिखा कि बीते 11 साल में उनकी सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां न सिर्फ अभूतपूर्व हैं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को आसान बनाने वाली हैं। पीएम ने विश्वास जताया है कि देश को आगे ले जाने के अपने इन प्रयासों के साथ विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जरूर हासिल किया जा सकेगा। पहले घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता था, 2 वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। अब हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। अब भूख डराती नहीं, अब पेट भरने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। पहले हमारे हक के सरकारी योजनाओं के पैसे हम तक पूरे नहीं पहुंचते थे, बिचौलिए अपना कट मार लेते थे। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं, हमारा पूरा पैसा हमें ही मिलता है, वो भी सीधे हमारे बैंक अकाउंट में। पहले अगर घर में कोई बीमार पड़ता था तो इलाज के खर्चे के बारे में सोचकर हमारी तो ऐसे ही जान पर बन आती थी। पैसे के अभाव में बीमारी के साथ ही जीने को मजबूर थे। आज आयुष्मान भारत से हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है। अब बीमार लाचार नहीं है। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। और वहीं देश में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के लोगों ने सरकारी योजनाओं पर अपने अनुभव साझा किए। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रही सुविधाओं से लाभार्थी बेहद खुश हैं और इस पहल की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं। सरकार की योजना है, बहुत अच्छी योजना है और जो 5 किलो राशन महीने का है उससे बढ़िया संतुष्ट है। यही राशन हम बाजार से खरीद के खाते हैं, जो आज फ्री सेवा में उपलब्ध हो रहा है। इससे सरकार की योजना बहुत सफल। 5 किलो गेहूँ हमको यहाँ से फ्री मिलते हैं कंट्रोल से। पहले हम बाजार से खरीद के खाते थे, अब ये योजना मोदी जी की बहुत अच्छी है। हमको हर महीने का 5 किलो राशन मिलता है, एक इंसान को बाजार से लाना नहीं पड़ता है। इसलिए मोदी जी को धन्यवाद। सब गरीब लोग को मिल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमारे को गेहूँ और चावल मिलते हैं सरकार की तरफ से। हमारे को दुकान से महंगा हुआ खरीदना नहीं पड़ रहा है, सरकार की तरफ से हमें सुविधा मिल रही है। 5 किलो अनाज मिल गया, आराम से मिल गया, सब खाती रहे, अच्छा लाभ मिल गया, सुविधा मिल गई, कर मिल गया। गेहूँ चावल 2 ही मिलते हैं सर, और हर महीने मिलते हैं हमारे को, और हमारा घर बार भी इसी से चलता है। कुलम फाल खर्चा होता है, हाँ कहीं बाजार से लेने जाना नहीं पड़ता है। हाँ बहुत सी मोदी जी की धन्यवाद, बहुत हमको फायदा है यहाँ। ये 5 किलो मिलता है। हाँ ये पहले पैसे से लेते थे, अब बिना पैसे से मिलता है, हर महीने मिलता है। इससे घर गृहस्थी अच्छी चलती है। हर महीने मिलते हैं 5 किलो अनाज। पहले हम बाजार से तो खरीदते थे, अब नहीं खरीदे हैं ना, कंट्रोल में से मिलते हैं। बहुत फायदा मिल रहा है हमको। 5 जने हैं हम सदस्य, हमको 25 किलो गेहूँ मिलता है और एक आदमी पे देते हैं 5, और हमको बाजार से नहीं लाना पड़ता है, बहुत फायदा है।
और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अयोध्या धाम स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज श्री राम दरबार की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हो गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूर्ण विधि विधान के साथ आचार्यों ने कार्यक्रम संपन्न करवाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल हुए। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्री जीनबेक कुलुबाएव से मुलाकात की और विदेश मंत्री ने आतंकवाद का मुकाबला करने में उनके समर्थन और एकजुटता के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बैंकिंग, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में सहयोग कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर हुए। दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसमें भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव भारत पहुंचे हैं। भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान वो कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और अब बात विकसित कृषि संकल्प अभियान की। देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान जारी है और इसी के तहत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटियाला पहुंचे। पटियाला के राजपुरा में उन्होंने किसान चौपाल में किसानों से संवाद किया और ट्रैक्टर भी चलाया। इस दौरान कृषि मंत्री ने खेती में नए शोध और नई तकनीक के इस्तेमाल को लेकर किसानों से चर्चा की। कृषि मंत्री ने कहा कि नई तकनीक के प्रयोग से बुआई से पानी की बचत होगी, लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। आज भारत के अन्न के भंडार भरे हैं, हम दुनिया में भी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है, लेकिन कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को और कैसे लाभ मिल सके ये प्रयत्न करना आवश्यक है। इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हमारा मंत्र है एक देश, एक कृषि, एक टीम, वन कंट्री, वन एग्रीकल्चर, वन टीम। और वन टीम का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, केवीके, उन्नतशील किसान, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो पूरे देश में मिलकर सब निकल रहे हैं ताकि गांव-गांव किसानों के बीच में जाएं और किसानों को नए शोध, रिसर्च उनसे अवगत कराएं और किसान जो तकलीफ महसूस कर रहा है वो सरकार और वैज्ञानिकों तक पहुंचे ताकि नए रिसर्च हो सके, शोध हो सके और कृषि के क्षेत्र में नीति बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखा जाए। और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और इसके तहत 15 तालुकाओं के 90 गांवों में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही राजुरा तालुका के आरवी गांव में किसानों के साथ संवाद कार्यशाला का भी आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सोनाली लोखंडे ने किसानों को खरीफ मौसम में आधुनिक तकनीक, उचित तरीके और टिकाऊ कृषि के बारे में मार्गदर्शन दिया। इसके साथ ही कपास की फसल नियोजन, भूमि की खेती, बीज प्रसंस्करण, बॉलवर्म नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में भी गहन जानकारी दी गई। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का शुभारंभ हो गया है। भारतीय शिष्टमंडल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भागीदारी कर रहा है। ओम बिरला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ब्रिक्स संसदीय फोरम का वीडियो साझा करते हुए लिखा, ब्राजील के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष ह्यूगो मोटा के साथ रचनात्मक द्विपक्षीय बैठक हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है और सभी देशों को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। आतंकवाद का पूर्ण उन्मूलन भारत का अटूट राष्ट्रीय संकल्प है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इटली के ब्रेशिया में A2A इस्पा ग्रुप के विनिर्माण कारखाने का दौरा किया।
उन्होंने कहा कि जिस तरह दोनों देशों के बीच व्यापार, व्यवसाय और निवेश को बढ़ाने पर काम हो रहा है, उससे दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक घनिष्ठता भी बढ़ेगी। पीयूष गोयल ने कहा है कि हम सभी वैश्विक भलाई के लिए एक परिवार के रूप में मिलकर काम करेंगे। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने बेल्जियम के दौरे पर है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने ब्रुसेल्स में मीडिया से बातचीत की। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने बेल्जियम के दौरे पर है और इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने यूरोपीय संसद की उपाध्यक्ष और एशिया मामलों की प्रभारी क्रिस्टेल शाल्डेमोस से मुलाकात की। बेंगलुरु भगदड़ हादसे पर भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि यह सिर्फ हादसा नहीं है, बल्कि कर्नाटक सरकार की लापरवाही और कुप्रबंधन से पैदा हुई मानव निर्मित त्रासदी है। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की आपसी खींचतान और राजनीतिक लालसा का परिणाम है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ है, क्या वह मात्र एक एक्सीडेंट था? Was it just an accident or was it a manufactured stampede? मैं कहूंगा कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, it was a government manufactured stampede. And look at the audacity of the chief minister. Chief Minister सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे stampede तो बाकी जगहों में होते रहते हैं. He's trying to normalize a stampede in which 11 innocent lives, 11 valuable lives have been lost. Kannadigas are not going to forgive the chief minister and the deputy chief minister. ये चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा डीसीएम और सीएम को। बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों का नक्सलियों पर एक्शन जारी है। गुरुवार को नेशनल पार्क के जंगलों में फिर एक बड़ी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सीसी मेंबर नरसिम्हा चलम उर्फ गौतम उर्फ सुधाकर को ढेर कर दिया। सुधाकर नक्सलियों के शिक्षा विभाग का इंचार्ज था और इस पर 1 करोड़ का इनाम था। इससे पहले 21 मई को सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के चीफ 1 करोड़ का इनामी नंबाला केशव राव उर्फ बशव राजू उर्फ गगन्ना को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर के 32 स्थानों पर एनआईए ने आतंकी परिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, कुपवाड़ा और सोपोर सहित कई स्थानों पर एक साथ एनआईए ने छापा मारा। आतंकी फंडिंग मामले के सिलसिले में यह एक्शन हो रहा है। शोपियां जिले की बात करें तो यहां स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की सहायता से एनआईए रेबन, नीलदुरा, चाकू और बटमुरान वानपोरा इलाकों में छानबीन कर रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले पर सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कासिम और हसीन को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने मामले की गहन जांच के लिए कस्टडी को आगे बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने दोनों की रिमांड अवधि 7 दिन के लिए बढ़ा दी है। साथ ही इस मामले में दोनों की 12 जून को पेशी होगी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दोनों ने पहलगाम हमले के बाद आर्मी की कुछ संजीदा जगहों की जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी। साथ ही दोनों ने मोबाइल फोन का डेटा भी डिलीट कर दिया था। नॉर्थ सिक्किम में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। गुरुवार को सेना के हेलीकॉप्टर ने नॉर्थ सिक्किम के छातिन से 63 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। रेस्क्यू किए गए लोगों को सिक्किम के पांग्योंग एयरपोर्ट पर लाया गया और इन लोगों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता उर्मिलेश ने। सिक्किम के नॉर्थ सिक्किम में जो पर्यटक फंसे हुए थे उनको जो है धीरे धीरे अब सेना के चॉपर में गैंगटॉक लाया गया है। यहाँ से ये लोग अपने गंतव्य को जाएंगे। बुधवार को जो है जब
मौसम खराब हो गया था तो फिर जो है राहत और बचाव कार्य में जो है प्रभावित भी हुआ था, लेकिन आज जो है गुरुवार को राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है। लिहाजा सेना के चॉपर ने सुबह 6 बजे यहाँ से उड़ान भरी और लाचित से लोगों को जो है वहाँ से रेस्क्यू करके लाए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अभी रेस्क्यू करके सेना जो है के चॉपर में यहाँ पहुंचे हैं। सर, आपको जो है सेना के चॉपर में यहाँ लाया गया है, वहाँ पर कैसी स्थिति है और किस तरीके से आप पिछले जब वहाँ पे भूस्खलन हुआ उसके बाद वहाँ पे रहे? हम लोग को वहाँ पर सैटरडे मॉर्निंग में पहुंच गए थे। फ्राइडे को लाचन के ऊपर गए थे। सैटरडे मॉर्निंग में लाचन से हम चेतन आए। उधर से लैंडस्लाइड था। हम लोग कुछ ये रिक्स लेकर आ गए थे, फिर देखे आगे को नहीं जा पाएंगे तो वापस आकर उधर सेना का जो बेस है, कैंप है, वो बैटालियन के सामने में हम लोग को रूम मिला, उधर रहे। वो ओनर भी बहुत अच्छा था, हम लोग को पूरा ख्याल लिया, खाना पीना रहने का सब कुछ बंदोबस्त कर दिए। एक दिक्कत तो वहाँ पे हुआ कि टावर वगैरह सब टूट गया था, तो कुछ इंटरनेट वगैरह नहीं आ रहा था, तो मेल्स वगैरह या किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, कॉल वगैरह नहीं हो पा रहा था। तो काफी चिंतित हम लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की आर्मी जो है, वहाँ पे आर्मी का एक ट्रांजिट कैंप है और वहाँ के जो लोकल्स है, बहुत ही प्यारे लोकल्स है, उन्होंने वहाँ पे हमारा ख्याल रखा, मैं रहने के लिए जगह दिया, खाना वाना दिया। यहाँ का जो आर्मी है, यहाँ का जो सरकार है, उन्होंने बहुत की है, हम लोग को वहाँ से निकाल दिए, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। प्लान था कि हम लोग वहाँ एक रात रुकेंगे, फिर वहाँ से निकल जाएंगे, बट हम लोग को मतलब बारिश रुकी नहीं सुबह और लैंडस्लाइड का पता चला, दोनों रास्ते ब्लॉक हो गए, तो हम लोग वहीं पे फंसे रहे। हम लोग होटल्स भी चेंज कर रहे थे लैंडस्लाइड की वजह से, तो फिर फाइनली लैंडस्लाइड नहीं दिखा तो हम लोग लैंडस्लाइड ही क्रॉस किए, थोड़ा रास्ता चलने लायक बना तो हम लोग क्रॉस करके आर्मी कैंप के पास पहुंचे। एंड वहाँ फिर मौसम खराब था तो एक दिन उधर ही रुकना पड़ा। देन उसके बाद आज मौसम थोड़ा ठीक हुआ तो हम लोग रेस्क्यू हुए हैं। थैंक यू इंडियन आर्मी, थैंक्स अ लॉट, आपने हमें बचा लिया, अब हम घर जा सकते हैं। अब मैं कितना बड़ा थैंक्स कहूँ, मैं उतना कह ही नहीं सकती आपको। निश्चित तौर से जिस तरीके से वहाँ पर सैलानी जो है फंसे हुए थे, उनको अपने घर वापसी आने की एक खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं भारतीय सेना ने इन लोगों को अब यहाँ से निकाल करके, जो कि नॉर्थ सिक्किम में फंसे हुए थे, अब ये लोग यहाँ से सैलानी जो है अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद के साथ में उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, गैंगटॉक। और खेलों को बढ़ावा देने के लिए तमाम लीग आयोजित की जा रही है और इसी कड़ी में शूटिंग में भी अब लीग का आयोजन होने जा रहा है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में बहुप्रतीक्षित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया का लोगो आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। म्यूनिख में होने वाले 2025 ISSF विश्व कप की तैयारी कर रहे भारतीय कैंप के कई खिलाड़ी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और लीग के पहले संस्करण को लेकर उत्साह व्यक्त किया। पेरिस ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कोसाले और सरबजोत सिंह के साथ साथ अर्जुन बाबूता, एला वेनील, वलारिवन जैसे कई प्रमुख भारतीय निशानेबाज इस मौके पर मौजूद थे। SLI के पहले सीजन की शुरुआत 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में मिक्स टीम इवेंट्स भी होंगे, जिसमें पिस्टल में 10 मीटर, 25 मीटर, राइफल में 10 मीटर, 50 मीटर, शॉटगन में ट्रैप और स्कीट को शामिल किया गया है। लीग में कुल 6 से 8 टीमें होंगी, जिन्हें लीग चरण में 2 पूल में बांटा जाएगा। खिलाड़ियों को अनुभव और प्रतिभा के मिश्रण के आधार पर 4 स्तरों में बांटा जाएगा। It's a good thing that Shooting League is finally happening in India because this is definitely going to boost the sport across various levels of people. The people are going to get to know about the sport and hopefully there are going to be a lot of more participants, there are going to be a lot of more enthusiastic kids who would want to take up the sport and the sport is going to be widespread from here on. So शूटिंग के लिए इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है क्योंकि अभी किसी भी अगर कंट्री में हम देखें शूटिंग के लिए कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। जर्मनी में अभी तक एक लीग हो रही थी बट वो इतने अच्छे लेवल की नहीं थी। यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज भी करवाया जा रहा है एंड और ज़्यादा फॉरेन शूटर्स को भी बुलाया जा रहा है, तो मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे बताने में बहुत आपको खुशी हो रहा है, आनंद हो रहा है कि आने वाले टाइम में हमारे पास 20 नवंबर से शूटिंग लीग आने वाली है, शुरू हो रहा है और इस लीग में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे वाले एलीट एथलीट हैं हमारे इंडियन टीम के और नए एथलीट है और मिक्स मैच के तरह में इनका संगम होने वाला है और कुछ फॉरेन एथलीट भी यहाँ पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। कैसे चीज़ें बदलने वाली है
एंड एक अलग सा माहौल रहेगा कि शूटिंग ऐसा है कि एक इंडिविजुअल परफॉर्म रहता है, वहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्म करना पड़ता है, लीग में एक टीम के साथ लेके चलना होता है। एंड आई थिंक बहुत सारे चीज़ें बदलने वाली हैं, मज़ा आने वाला है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।